वो आदमी अपने नॉवल की फिक्शनल गर्लफ्रेंड को ठीक अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह गया। वो एकदम से जम गया, धीरे धीरे एक कोने में सिमट गया। लड़की भी जॉन के अजीब बर्ताव से चौंक गई। उसे धीरे धीरे अपनी ओर आते देख जॉन यकीन न करते हुए ऊपर भागा। पता चला कि जॉन, जो हाल ही में ग्रेजुएट हुआ था, अपनी पहली किताब से लोकल सेलिब्रिटी बन गया था। लेकिन उसे कोई खुशी नहीं हुई। फैंस की तारीफों की लहर के सामने वो बहुत कन्फ्यूज था, क्योंकि उसके अगले काम के लिए इंस्पिरेशन खत्म हो गई थी, जिससे वो कन्फ्यूज हो गया था। बोरिंग रिपीटेटिव जिंदगी ने उसके लिए दुनिया में रंग ढूंढना मुश्किल कर दिया था। इतना कि जब वो हर दिन टाइपराइटर देखती थी तो उसे बस एक खाली नज़र ही दिखती थी। उसके विचार उसके दिल और कीबोर्ड के बीच गूंज रहे थे, लेकिन सिर्फ खामोश हैरानी और कभी ना खत्म होने वाली उलझन ही रह गई थी। उसे क्या पता था कि किसी अंधेरे कोने में उसकी किस्मत के गियर पहले ही चुपचाप घूमने लगे थे। एक लंबे दिन के बाद जॉन घर लौटा और तुरंत सो गया। उसके सपने की लड़की फिर से दिखाई दी, सुनहरी धूप में नहाई हुई। उसका पूरा वजूद एक हल्की चमक में लिपटा हुआ लग रहा था, जिसमें एक ऐसी नरमी और रहस्य था जिसे बताया नहीं जा सकता। मैंने ये पहले भी लिखा है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जॉन को एहसास हुआ कि सब कुछ कितना असली था। लड़की की मौजूदगी ने पतझड़ की शुरुआत में एक अनोखी गर्मी ला दी थी, और इसलिए धूप से भीगे जंगल में उन्होंने संघर्ष और अंदर की उथल-पुथल की कहानियां शेयर की। उनके शब्दों में जिंदगी के लिए, उनका प्यार और भविष्य के लिए उनकी उम्मीदें दिख रही थी। जैसे ही लड़की ने जॉन को अपनी कॉन्टैक्ट जानकारी दी, वो फिर से चौंक गया। उसके दिमाग में ख्यालों की बाढ़ आ गई और जॉन अपने टाइपराइटर पर अपनी उंगलियों को हिलने से नहीं रोक सका। उसने अपने सपने की ऐना को अपने आइडियल पार्टनर के रूप में दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पहला ड्राफ्ट पूरा होने वाला था, ऐना की इमेज और भी साफ होती गई। उसकी परफेक्शन और नरमी ठीक वैसी ही लग रही थी जैसी जॉन हमेशा से चाहता था। जॉन की अचानक आई प्रेरणा से उसके मेंटर खुश थे। उन्हें लगा कि ये उसके लिखने के करियर में एक टर्निंग पॉइंट होगा। हालांकि जॉन का दिल मुश्किल भावनाओं से भरा हुआ था। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लगभग ऐसा है जैसे मैं उसके साथ या उस लड़की के साथ समय बिताने के लिए लिख रहा हूँ, जिसे मैं रात में सोने के लिए लिख रहा हूँ। बस अपने टाइपराइटर पर फिर से बैठने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि मैं उसके साथ रह सकूँ। ये ऐसा है जैसे इससे पहले कि जॉन अपनी भावनाओं से उबर पाता, चुपचाप अजीबोगरीब चीज़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया। उसका भाई उस दिन मिलने आया और उसने कमरे में औरतों के कपड़े देखे। जॉन, जो हमेशा अकेला रहता था, उसे ये चीज़ें बहुत अजीब लगी, जिससे वो बहुत शर्मिंदा हुआ। घबराहट में वो बस इतना ही बता सका कि कुत्ता उन्हें बाहर से ले आया था। हालांकि इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, उसकी भाभी को डेस्क की दराज में अंडरवेयर का एक और टुकड़ा मिला। हालांकि ये सीन एक पल के लिए अजीब हो गया था, लेकिन आखिरकार ये दिन की एक छोटी सी घटना थी। जल्द ही रात घनी और अंधेरी हो गई, जैसे कोई अभेद्य स्याही का पत्थर हो। अनकही चिंताओं के बोझ तले दबा जॉन अपने भाई को ढूंढता है, उससे उसकी राशि का मतलब पूछता है। उसकी आंखें उम्मीद से भरी हुई हैं, लेकिन उसके भाई ने जॉन के जोश पर पानी फेर दिया। उसे लगा कि आजकल कोई उसकी लव स्टोरीज नहीं पढ़ेगा, यहाँ तक कि मजाक में कहा कि जॉन औरतों की नाजुक भावनाओं को नहीं समझता। जॉन को तुरंत बेचैनी महसूस हुई और उसने अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट छीन ली। अपने भाई को विदा करने के बाद जॉन अपनी स्टडी में लौट आया और पक्के इरादे से लिखना जारी रखा। जल्द ही उसके विचार बहुत दूर चले गए और ऐना स्विमिंग पूल के पास दिखाई दी। जैसे ही उनकी भावनाएं चरम पर पहुंची, ऐना पूल में भाग गई और जॉन तुरंत कूद गया। उनके शरीर पानी में खूबसूरती से घूम रहे थे। उसकी लिखाई में ऐना एक व्यस्त लड़की थी जो शांति चाहती थी, फिर भी एक समर्पित जवान औरत भी थी जो बहुत प्यार में थी। क्या तुम मुझे जानकर निराश हुए थे? तुम ऐसा कैसे पूछ सकते हो? मैं कितनी उलझी हुई हूँ। मुझे तुम्हारी उलझन पसंद है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने उस लड़के के बारे में सोचा था, मैं उससे हमेशा हमेशा के लिए प्यार करने वाली हूँ। जैसे ही एक और चैप्टर खत्म हुआ, जॉन ने अपनी आंखें बंद कर ली, चुपचाप इन सभी शानदार मुलाकातों को याद करते हुए। उसके विचार धीरे धीरे ऐना के साथ अपनी पहली मुलाकात के सपने पर लौट आए। डूबते सूरज की रोशनी ने उसे एक पतले पर्दे की तरह ढक लिया और ऐना धीरे धीरे दूर से उसकी तरफ आई, जैसे सूरज डूबने की रोशनी में कोई चलती हुई पेंटिंग बन गई हो। अगले दिन जॉन फोन की घंटी बजने से जागा। उसने जल्दी से कपड़े पहने और बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। लाइन के दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिससे उसने एक दिन पहले मिलने का प्लान किया था। उकसाने वाली आवाज जॉन के कानों में पड़ी। घबराहट में उसने जाने का इंतजार कर रहे छोटे कुत्ते की एक झलक देखी। कोई बात नहीं, मैं उसे बैकयार्ड में रख दूंगा, मैं उसे बाहर ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। कल रात बिस्तर में तुम्हारी कमी खली। जॉन एकदम से जम गया। उसके दिमाग में असलियत और सपना धुंधला हो गया। वो एक तरफ सिकुड़ गया, जिससे ऐना उसकी अजीब हरकत से चौंक गई। ये तो तुम्हें हो रहा है,
क्या बकवास है। वो ऊपर भागा, अपने बेचैन दिल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसे यकीन था कि ये सब एक सपना है। खुद को जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐना गायब नहीं हुई। उसने तो उसके लिए नाश्ता बनाना भी शुरू कर दिया। कल की शर्मिंदगी के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से ऐना से पूछा और जवाब हाँ में मिला। जॉन हैरान रह गया और मदद के लिए अपने भाई के पास गया, लेकिन उसके भाई ने जॉन की बेतुकी बात पर यकीन करने से मना कर दिया। इसके बजाय उसने जॉन को ऐना के होने का वेरीफाई करने के लिए किसी ऐसे दोस्त को ढूंढने का सुझाव दिया जिसे इस पूरे मामले के बारे में पता ना हो। बिना ज्यादा सोचे समझे जॉन तुरंत ऐना को सड़क पर ले गया और वे जल्द ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए। जॉन ने ऐना से कहा कि वो वहीं उसका इंतजार करे, जबकि वो हाई स्कूल के क्लासमेट्स से मिलने चला गया। जैसा कि उम्मीद थी, ऐना उसके पीछे पीछे गई। वो एक एक कदम आगे बढ़ा और जो उसने देखा वो हैरान रह गया। जॉन ने ऐना को अपने बगल में देखकर पूछा, क्या तुम इस लड़की को जानते हो? हाँ, हाय, मैं रूबी हूँ, केल्विन की गर्लफ्रेंड। मुझे नहीं लगता कि हम मिले हैं। नहीं, मैं मेबल हूँ। मैं बस सब कुछ भूल रही थी। तुम उसे देख सकते हो? हाँ, वो मुझे देख सकती है। मैं उसे और केल्विन को मजे से लिखते हुए देख सकता हूँ। वो असली है। जॉन को आखिरकार यकीन हो गया कि ऐना सच में उसकी जिंदगी में है, लेकिन ऐना अभी भी अपने इमोशंस में डूबी हुई थी और उस फीलिंग को दूर नहीं कर पा रही थी। जॉन ने उसे जैसे भी समझाया, उसकी जलन कम नहीं हुई। जॉन उसे एक सुनसान गली में ले गया। चुप रहो, यहाँ बहुत कुछ नया है जितना मैं तुम्हें बता सकता हूँ, और मुझे ये सब समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, मुझसे इस बारे में बात करो, किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर मत जाओ। चुप रहो। तुम्हें क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, मैं सॉरी। जैसे जैसे उसका बेचैन दिल धीरे धीरे शांत हुआ, जॉन धीरे धीरे ऐना के बॉयफ्रेंड के रोल में डूब गया। उसने जो सपना देखा था वो सच हो गया था और उसने शांति से सबका सामना करने की कोशिश की। इस शानदार मुलाकात का मजा लिया। वे एक साथ एक हॉरर मूवी देखने गए, अंधेरे थिएटर में एक दूसरे को कसकर गले लगाया। बाद में वे एक अम्यूजमेंट पार्क गए और पूरे दिन बच्चों जैसे जोश के साथ तरह तरह के गेम्स खेलते हुए खूब मस्ती की। देर रात में वे एक बार में गए, रिदम वाले म्यूजिक पर डांस किया और धुंधली लाइट में मस्ती की, दिन भर की थकान दूर की। इतना सब होने के बाद भी जॉन अपने भाई को ढूंढना नहीं भूला ताकि वो उसे दिन का मैसेज समझा सके। उसके भाई को अभी भी उस पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए जॉन को उसे घर ले जाना पड़ा। ऐना शोर सुनकर आ गई। दोनों को प्यार से गले मिलते देखकर भाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो अपने शौक से उभर पाता, ऐना ठीक उसके सामने थी, उसका स्वागत कर रही थी। ऐना के जाने के बाद जॉन भाई को बाहर ले गया। उसे लगा कि ऐना एक फ्रॉड है, उसने जॉन की मैन्यूस्क्रिप्ट चुराई है और नॉवल में गर्लफ्रेंड का रोल कर रही है। ऐना की असलियत वेरीफाई करने के लिए वे नॉवल को फिर से लिखने की कोशिश करने के लिए स्टडी रूम में गए। बड़े भाई ने जॉन को सलाह दी कि वो लिखे कि ऐना अच्छी फ्रेंच बोलती है, लेकिन इससे पहले कि जॉन लिख पाता, बाहर से ऐना की आवाज आई, डैडी आई लव यू। ऐना की फ्रेंच देखकर बड़ा भाई हंसे बिना नहीं रह सका। उसने आखिरकार ऐना के होने को मान लिया। जैसे ही जॉन अपने भाई को विदा कर रहा था, बड़े भाई ने उससे कहा कि इस खास मौके का फायदा उठाओ और अपने लिखने के स्टाइल का इस्तेमाल करके लगभग परफेक्ट ऐना बनाओ। लेकिन जॉन ने यह सुझाव मना कर दिया और ऐना की कहानी अब और न लिखने का फैसला किया। जॉन समझ गया था कि ऐना की इमेज को शब्दों में दिखाने से वो सिर्फ कागज के पिंजरे में कैद हो जाएगी, जिससे वो जिंदादिली और आज़ादी खो देगी जिसकी उसे चाहत थी। दिन बहते पानी की तरह शांति से बीतते गए और उनकी जिंदगी और भी मीठी हो गई, जैसे प्यार करने वाले प्रेमियों की जिंदगी प्यार की आग में जल रही हो। वे हर दिन एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ एक दूसरे की हो। ऐना अक्सर जॉन के साथ शहर की सड़कों और गलियों में ड्राइव पर जाती थी और सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाला ट्रैफिक भी उनकी खुशी को नहीं रोक पाता था। जॉन ऐना को अपने प्यारे बीच पर भी ले गया। उनके पैरों के नीचे नर्म सैंड फैली थी, समुद्री हवा धीरे धीरे उनके चेहरों को सहला रही थी। उस सुनहरी सैंड पर वे एक दूसरे के साथ का मजा ले रहे थे। अपने खाली समय में जॉन ऐना को अपने होम टाउन ले गया, एक ऐसी जगह जो शहर की भागदौड़ से दूर थी और जहां सिर्फ सच्ची और सादी जिंदगी थी। जब ऐना ने पहली बार इस जमीन पर कदम रखा तो वो तुरंत इसकी शांति और सुकून में घुल मिल गई। ऐना के आने से न सिर्फ उनके छोटे से घर में हंसी और खुशी आई, बल्कि हवा में अपनापन भी भर गया। ऐना के आने से जॉन की पहले की बोरिंग जिंदगी जिंदा दिल और रंगीन हो गई। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे सितारों की तरह थे। उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज उनके रोमांस को शेप कर रही थी। लेकिन प्यार हमेशा खट्टा मीठा होता है। जॉन सोशली ऑकवर्ड था, वो अपना दिन घर पर पढ़कर बिताता था, जबकि ऐना जिंदा दिल और एनर्जेटिक थी, दुनिया घूमने को तरस रही थी। उनके बीच की दूरियां धीरे धीरे बढ़ती गई और वही खूबियां जो शुरू में उन्हें आकर
आकर्षित करती थी उनकी लगातार बहस का कारण बन गई। उनकी पहली बहस तूफान की तरह नहीं बल्कि एक शांत तूफान की तरह हुई जो उनकी नाजुक सोल्स पर छा गई। एना ने एक हफ्ते के लिए दूर जाने का फैसला किया ताकि उनके रिश्ते को कुछ स्पेस मिल सके और उनके दिलों में कुछ बैलेंस बन सके। लेकिन जैसे जैसे रात हुई जॉन अकेलेपन के खालीपन से छुटकारा नहीं पा सका। गहरे अकेलेपन ने उसे दुनिया के एक कोने में भुलाया हुआ महसूस किया। अगली सुबह जॉन पहले से ही दरवाजे के बाहर एना का इंतजार कर रहा था। उसने बेसब्री से अपना अनोखा अनुभव बताया। उसकी आंखों में एक खोई हुई चमक थी। हालांकि जॉन उदास और बेजान लग रहा था। वो एना को वापस अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन एना नहीं मानी क्योंकि उसे लगता था कि आज़ादी और आज़ादी ही उनके रिश्ते को बनाए रखेगी। हफ्ता जल्दी खत्म हो गया और जॉन ने एना की फेवरेट डिश जल्दी बनाना शुरू कर दिया। उसका दिल उम्मीद और अच्छी कल्पनाओं से भरा हुआ था। लेकिन फोन पर दूसरी तरफ एना ने कहा कि वो दोस्तों के साथ बार में है और शायद देर तक बाहर रहेगी, इसलिए डिनर के लिए घर नहीं आ पाएगी। जॉन बहुत निराश था, अकेले सो रहा था, करवटें बदल रहा था, सो नहीं पा रहा था। उसी पल उसके दिमाग में एक ख्याल आया। फिर जॉन अपने डेस्क पर गया, लंबे समय से सील की हुई कैबिनेट खोली और एना के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट निकाली। जैसे ही पन्ने सेट हुए उसकी उंगलियों ने धीरे से कीबोर्ड छुआ। उसके अंदर हिचकिचाहट बढ़ गई, लेकिन आखिरकार उसने हर बटन दबाया। एना की कहानी एक एक करके टाइप की। एना जॉन के साथ रहना चाहती थी। फिर एना ने फोन किया। अगले कुछ दिनों में जॉन और एना एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। एना हमेशा जॉन का हाथ थामे रहती थी, तब भी जब वो उसके ठीक सामने होता था। वो उसे याद करना बंद नहीं कर पाती थी, अक्सर तड़प तड़प कर रो पड़ती थी। जब जॉन फोन उठाने के लिए बेडरूम में जाता था तब भी वो उसका हाथ नहीं छोड़ती थी। लेकिन एक दिन जब वे साथ चल रहे थे तो फोन उठाते समय जॉन ने अनजाने में एना का हाथ छोड़ दिया। फोन रखने के बाद उसे एहसास हुआ कि एना चली गई है। जॉन ने पागलों की तरह हर जगह ढूंढा। आखिर में उन्हें एना पास के एक चौराहे पर मिली। क्या हुआ? वो मुड़ गई और तुम चली गई। तुम्हें ओमा हैंड्स पसंद है। तुम्हें ओमा हैंड्स क्या पसंद है? क्या? घर वापस आकर एना उदासी में डूबी रही। जॉन ने उसे टूटा हुआ देखकर बुरा महसूस किया और उसे खुश करने का फैसला किया। जब वो अपने बेडरूम में लौटी तो जिंदा दिल और खुशमिजाज एना वापस आ गई थी। वो हर दिन खुश रहती थी, एनर्जी और चार्म बिखेरती थी, लेकिन एना हमेशा अनजाने में खिलखिलाती रहती थी, मानो इस छिपी हुई खुशी में खोई हुई हो। जॉन एना को वापस नॉर्मल करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी भावनाओं को वो कंट्रोल करे, इसलिए वो अपनी डेस्क पर वापस गया और खुलकर लिखने लगा। एना तो एना है, चाहे खुश हो या दुखी, वो खुद है। उसे पता नहीं था कि एक चुनौती चुपचाप आ रही है। जॉन नीचे गया और उस शाम एना को पार्टी में बुलाया, लेकिन उनमें फिर से बहस हो गई। जॉन ने कोई शिकायत नहीं की, वो बस बैठ गया और चुपचाप एना को दिलासा दियो। एना हाल के बदलावों से परेशान महसूस कर रही थी। एक भयानक कन्फ्यूजन की भावना थी, जैसे उसका अंदर का कंपस टूट गया हो। जैसे जैसे उसके विचार धीरे धीरे शांत हुए, एना जॉन के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। पार्टी में जॉन एक बार फिर एना को छोड़कर इंडस्ट्री लीडर्स के साथ नॉवल प्रोडक्शन पर चर्चा करने चला गया। एना कमरे के बीच में अकेली खड़ी थी, बेकार में इधर उधर देख रही थी। तभी पास में एक आदमी का ध्यान उसकी ओर गया। वो एना को पूल पर ले गया, जहां जॉन देर से पहुंचा। एना को एक अनजान आदमी के साथ करते देखकर चौंक गया। अपनी भावनाओं को छिपाने में असमर्थ, जॉन गुस्से में एना को घर ले गया और उन्होंने फिर से बहस की। माफ करना, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के प्लेटोनिक आदर्श की तरह व्यवहार नहीं कर रहा था। कोई कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरों के साथ किसी भी चीज से डरो, क्योंकि जब तुम किसी पार्टी में अपनी अलमारी उतारती हो तो तुम नहीं चाहती कि मैं कुछ करूं। इससे लोगों को लगता है कि तुम बेवकूफ हो। तुम ये तय नहीं कर सकती कि मैं क्या करूं। थकी हुई और जेट लैग्ड, कोई ऐसा जिसे मैं तुम्हें थाम सकूं। हाँ, मैं तुमसे वो करवा सकती हूँ जो मैं चाहती हूँ। एना ने जॉन को कन्फ्यूजन से देखा। जॉन, जो पहले से ही एना से नाराज था, शांति से उसे अपनी स्टडी में ले गया। जैसे ही कीबोर्ड क्लिक हुआ, जॉन एना को जाने देने के लिए मान गया। लेकिन जब एना कमरे से बाहर निकली तो उसे एक अनदेखी ताकत ने रोक दिया। उसने जॉन से हैरानी से पूछा। उसका दिल डर और बेचैनी से भर गया था। एना के कन्फ्यूजन को देखते हुए जॉन ने उसे एना के बारे में एक मैन्युस्क्रिप्ट दी। इसे पढ़ने के बाद एना को लगा कि जॉन उसकी जिंदगी रिकॉर्ड कर रहा है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जॉन उसकी हर हरकत का स्केच बना रहा है। एना को खुश करने के लिए जॉन ने फ्रेंच में शूट द शूट टू फकिंग म्यूजिक शूट पॉलिसी लिखा, जिसे एना आसानी से बोलती थी। एना की भावनाओं को नज़रअंदाज करते हुए उसने उससे कई अजीब हरकतें करवाईं। एना को तड़पते और संघर्ष करते देखकर जॉन के अंदर की उथल पुथल बर्दाश्त से बाहर हो गई और आखिरकार वो रुक गया। एना ये देखकर अपने कमरे में वापस भागी, जॉन को अकेला छोड़कर। अपनी डेस्क पर झुक गई। उसके कंधे कांप रहे थे, जैसे कोई खामोश दर्द उसके दिल को चीर रहा हो। शांत होने के बाद जॉन ने खुद ही रिश्ता खत्म करने का फैसला किया।
उसने लिखा कि घर छोड़ने के बाद ऐना अपनी बंदिशों से आज़ाद हो गई और उसे आज़ादी मिल गई। फिर उसने ऐना के लिए अपनी सच्ची दुआएं लिखीं और पिछली सारी यादें उसके दरवाजे पर रख दीं। अगली सुबह जॉन को कुत्ते ने जगाया। वो सोफे से उठने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे ऐना के दरवाजे तक गया तो उसने देखा कि उसके सामने मैन्यूस्क्रिप्ट्स का ढेर पड़ा है। ऐना बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। हवा जम गई थी। उसके विचार तुरंत रुक गए और दर्द उसके दिल में एक तेज ब्लेड की तरह चुभ गया। बिना किसी विदाई और एक्सप्लेनेशन के ऐना के जाने से सब कुछ अजीब लग रहा था। कुछ समय बाद ऐना अपनी भावनाओं से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार अपने भाई से हिम्मत पाकर उसने अपना टाइपराइटर रख दिया और ऐना के साथ अपनी कहानी एक नोटबुक में लिखने लगी। अपने प्यार की इमेज को फिर से बनाने का पक्का इरादा कर लिया। भले ही ये आखिरकार बेकार था और उसके पिछले प्यार को वापस नहीं ला सका, लेकिन उसके लिखे शब्द उसके दिल के लिए सबसे बड़ी तसल्ली थीं। उसकी नई किताब के रिलीज होने के साथ जॉन के टैलेंट को एक बार फिर फॉलोइंग मिली और ऐना के साथ उसकी कहानी दुनिया को पसंद आने लगी। फिर भी कोई नहीं जानता था कि ये उसकी अपनी जिंदगी की भी एक झलक थी। सबसे खुशकिस्मत, सबसे खुशहाल हालत में दुनिया तुमसे नहीं आ रही है, बल्कि तुम्हारे जरिए वो पूरी तरह से खुद मेरे पास आई। अब से खुश रहना याद रखना, इस दुनिया में इतने सारे कारण और असर नहीं है। तो दोस्तों, हम अपने सच में खुशहाल परिवार से पहले मिले। शायद हम एक दूसरे को किसी और जिंदगी में जानते थे। उनका मिलना और फिर से मिलना अब सिर्फ दिल की धड़कन नहीं थी, बल्कि एक साथ तूफानों का सामना करने के बाद दो दिलों की गूंज थी। इस पल जॉन अब परफेक्शन की डेफिनेशन के पीछे नहीं भाग रहा था, बल्कि एक्सेप्टेंस और करेज का असली मतलब समझ रहा था। एक बार लिखी गई कहानी आखिरकार दो दिलों का असली मिलन बन गई। सच्चा प्यार परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि इस मुश्किल दुनिया में आपके साथ चलने के लिए किसी का होना है। वो हमेशा ग्लैमरस नहीं था, लेकिन हर गिरावट के बाद वो फिर भी उठकर आपके साथ हाथ में हाथ डालकर चलने को तैयार रहता था। हर इमोशनल मुश्किल हमें ये समझने में मदद करती है कि सिर्फ आपसी एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ही प्यार सच में जड़ पकड़ सकता है, अंकुरित हो सकता है और खिल सकता है। जब प्यार शुरुआती इम्पल्स के आगे निकल जाता है, तो ये भविष्य की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए काफी होता है।